दुनिया फिर से सूनी हो गई, पर अब उसमें एक आशा की किरण जगमगा रही थी। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, अपने भविष्य के सपने बुनने लगा। उधर मायावती ने अपनी काली किताबों में झांका। उसने चंद्रसेन की दृढ़ता देखी थी। सीधे प्रलोभन से काम नहीं बनेगा। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने एक अदृश्य राक्षसी भट्ट को आदेश दिया कि वह चंद्रसेन के खेतों में जाकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाए, उसके पशुओं को बीमार करे। कुछ ही हफ्तों में चंद्रसेन की मेहनत से संभली जिंदगी बिखरने लगी। फसलें मुरझा गई, उसकी एकमात्र गाय मर गई। बीमारी और दुर्भाग्य ने उस पर कुछ ऐसा प्रहार किया मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने पर तुली हो। एक शाम जब चंद्रसेन भूख और निराशा से घिरा अपनी झोपड़ी में बैठा था, मायावती फिर आई। इस बार उसके हाथ में ताजा रोटी और फल थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो रही है। तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। मेरे पास आओ, मेरे पास ताकत है। मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस मेरे साथ रहना होगा। अपनी सबसे कमजोर घड़ी में भूख और चिंता से त्रस्त चंद्रसेन का विवेक डगमगाया। उसने मीरा का वादा याद किया, पर उसकी भिक्षा ले ली। यही पहली गलती थी। मायावती ने धीरे धीरे चंद्रसेन के जीवन में घुसपैठ शुरू की। कभी दवा लेकर आती जब वो बीमार पड़ता, कभी जादू के बहाने उसकी झोपड़ी आती। उसने अपने भट्ट को रोक दिया और चंद्रसेन की किस्मत जैसे सुधरने लगी। चंद्रसेन हैरान था और मायावती के प्रति एक अजीब सी कृतज्ञता महसूस करने लगा। मायावती ने इसका फायदा उठाते हुए एक रात उसे अपने आश्रम में भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां अंधेरे कमरे में अजीबोगरीब मूर्तियों और धूप बत्तियों के बीच मायावती ने अपना मुखौटा उतार दिया। उसने चंद्रसेन के पास बैठकर उस पर हाथ फेरा, मीठे और विषैले शब्द बोले, तुम इतने सुंदर हो, इतने ताकतवर, तुम इस गरीबी के लायक नहीं हो। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। चंद्रसेन के मन में मीरा का चेहरा कौंधा। उसने एकदम से हटकर कहा, मैं किसी और का हूं, मेरा दिल किसी और के नाम है। ये सुनते ही मायावती का चेहरा विकृत हो गया। तो फिर उस किसी और को भूल जाओ, उसने गुर्राते हुए कहा। चंद्रसेन भाग निकला, पर उस रात के बाद उसका जीवन नरक बन गया। मायावती का प्रेम अब खुली धमकी और परछाइयों के आतंक में बदल चुका था। उसका भट्ट रात में उसकी झोपड़ी में दहाड़ता, उसके सपनों में मीरा को यातनाएं देता हुआ दिखाई देता। चंद्रसेन का शरीर दुर्बल होने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। गांव वाले उसे कलंकित समझने लगे। उसकी आत्मा धीरे धीरे मायावती के डर और जादू के जाल में फंसती जा रही थी। इधर मीरा का काफिला दूर दक्षिण में था। एक रात मीरा को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि चंद्रसेन एक काली खाई में गिर रहा है और एक औरत उसे नीचे धकेल रही है। मीरा की दादी, जो काफिले की जानकार औरत थी, ने सपना सुनकर चेहरा सुखो लिया। ये कोई साधारण सपना नहीं है बेटी, तुम्हारे प्रेमी पर किसी काले जादू का साया पड़ गया है। मीरा बेचैन हो उठी। उसने अपने पिता से गांव लौटने की जिद की। पिता ने मना किया। रास्ता लंबा था, मौसम अनुकूल नहीं, पर एक रात चुपचाप वो अपने घोड़े पर सवार होकर चंद्रसेन द्वारा दिए गए एक छोटे से नक्शे के आधार पर अकेली ही उस गांव की ओर निकल पड़ी। कठिन सफर पर प्रेम की ताकत उसे खींचे लिए जा रही थी। जब मीरा गांव पहुंची तो सरसों फिर से खिल रही थी, पर हवा में उत्सव का नहीं, एक दमघोंटू डर का वातावरण था। उसने चंद्रसेन को पहचानने में ही देर लगा दी। वो कुछ महीने पहले का जवान हृष्ट-पुष्ट चंद्रसेन नहीं रहा था। वो एक उदास, डरा हुआ, पतला सा व्यक्ति था जो अपनी झोपड़ी के कोने में सिसक रहा था। मीरा का दिल टूट गया। उसने उसे गले लगाया और चंद्रसेन ने अपनी सारी कहानी, सारा डर, सारी बेबसी उसके सामने उगल दी। मीरा समझ गई, ये मायावती का काम थी। बंजारों की संस्कृति में भी जादू टोने की सुरक्षात्मक जानकारी थी। मीरा ने चंद्रसेन को हिम्मत दी। तुमने मेरा इंतजार किया, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। मायावती को जल्द ही पता चल गया कि उसकी संपत्ति को कोई चुनौती दे रहा है। जब उसने देखा कि चंद्रसेन में फिर से जान आ रही है और एक बंजारन उसके साथ है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने अपने भट्ट को आदेश दिया, उस बंजारन को मार डालो
और चंद्रसेन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। अगली रात एक भयानक तूफान उठा। मीरा और चंद्रसेन झोपड़ी में थे। तभी दरवाजा धड़ाम से टूट कर गिरा और एक अंधेरी आकार बदलती हुई छाया अंदर घुसी। मायावती का भट्ट। उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से आग निकल रही थी। चंद्रसेन डर गया, पर मीरा ने उसे पीछे खींच लिया। उसने तेजी से अपने थैले से कुछ सूखी जड़ियां, लहसुन की कलियां और एक छोटा सा दर्पण निकाला। उसने जड़ियां आग में फेंकी, जिससे भट्ट पीछे हट गया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लड़ाई तेरी मालकिन और मेरे बीच है। मीरा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और दोनों तूफान में बाहर भागे। उनका लक्ष्य था मायावती का आश्रम। मायावती अपने आश्रम में यज्ञ कुंड के सामने बैठी थी, अपनी शक्तियों को केंद्रित कर रही थी। जब उसने देखा कि मीरा और चंद्रसेन अंदर आ रहे हैं, तो तुम आ ही गई उस बंजारन की औलाद। अब देखती हूँ तेरे प्रेम की ताकत। मायावती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आश्रम की मूर्तियां जीवित सी लगने लगी। हवा में जहरीली गंध भर गई। पर मीरा ने चंद्रसेन को अपने पीछे खड़ा किया और मायावती से कहा, तुम्हारा जादू डर और वासना पर पनपता है। हमारा प्रेम उससे मजबूत है। तुमने उसे हैवानियत से बांधना चाहा, पर प्रेम की आग सब जंजीरें पिघला देती है। ये प्रेम और वादे का प्रतीक है। इसकी चमक तुम्हारे सारे अंधकार को भस्म कर देगी। चूड़ी आग में पड़ते ही मायावती के मंत्र टूट गए। उसके आसपास का काला जादू उस टकराहट से उल्टा उस पर ही वार करने लगा। उसकी अपनी ही शक्तियां, जो दूसरों को बांधने के लिए थी, अब उसे ही जकड़ने लगी। वो चीखती रही, पर उसकी आवाज दबती चली गई। आश्रम की अशुभ चमक धीमी पड़ गई। सुबह हुई तो आश्रम में मायावती की कोई सूरत नहीं थी। मीरा के प्रेम और देखभाल ने चंद्रसेन को नया जीवन दिया। मीरा के काफिले के लौटने पर दोनों का विवाह हुआ। चंद्रसेन ने अपनी जमीन बेच दी और मीरा के काफिले में शामिल हो गया। वे साथ साथ दुनिया घूमते, मेलों में अपनी कहानी गाते। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि कैसे सच्चा प्रेम, निष्ठा और साहस, वासना और हैवानियत के सबसे काले जादू को भी धूल चटा सकता है।